नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज है इस कहानी का पट्टा सेप नहीं होगा। इस कहानी का जो मूल सार था, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ साथियों। अब आज हम लोग इस मूल कहानी को पढ़ेंगे, इस कहानी को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने देखो इस कहानी का पूरा सार भी आपको पढ़ा दिया, फिर आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ा दिए, और जो डॉक्टर हेतु भारद्वाज उनके बारे में भी सब कुछ बता दिया। अब कहाँ से क्वेश्चन जाएगा बताओ, कहीं से जाएगा क्या? इसके 5 खंड या 5 भाग हैं, उन सभी भागों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले जो भाग है वो है प्रारंभ। सबसे पहले क्या है? प्रारंभ। साथियों 360 पे आप वीडियो क्वालिटी करके देखोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको अच्छा नज़र आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और हम लोग पढ़ते हैं इसको यहाँ से। अब दिख रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी मित्रों। चलिए, प्रारंभ इसका पहला खंड है या पहला भाग है, इसका प्रारंभ के नाम से है, और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। और पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ ही रामनेर गांव भी आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी जो रामनेर गांव है वो भी क्या हो गया? आज़ाद हो गया। गांव में स्वराज्य आने के साथ ही, स्वराज्य मतलब स्वतंत्र होने के साथ ही, समतावादी समाज की स्थापना होने लगी थी। गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई। गांव में कौन सी पाठशाला खुली थी? प्राथमिक पाठशाला। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब तक गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 3 कोस दूर, कितने कोस? 3 कोस, याद रखना, 3 कोस दूर थोरह गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए अब तक 3 कोस दूर थोरह गांव के स्कूल में जाना पड़ता था। एक अदद डाक खाना भी गांव में खुल गया था। मोरूसी किसान लगान का 10 गुना जमा कराकर जमीन के मालिक बन गए थे। कितने गुना? 10 गुना, लगान का 10 गुना मालिक बन गए। अब तक वे जमींदार की जमीन के काश्तकार भर थे। उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, लेकिन 10 गुना लगान जमा करने पर उनको मालिकाना हक मिल गया था साथियों। इसलिए जमींदार उन्हें चाहे जब बेदखल कर देता था। गांव का मुखिया परिवार ही जमींदार था, और गांव का जो मुखिया था, जो परिवार था पूरा का पूरा, वो जमींदार था। पर अब 10 गुना जमा करने के बाद सारे किसान जमीनों के स्वामी बन गए थे। अब 10 गुना लगान जमा करने पर सारे गांव के जो किसान हैं वो ज़मीनों के स्वामी बन गए थे साथियों। तो इनको अच्छे से देख लेना है आप लोगों को। अच्छी बातें हैं, देखना बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि समस्या तो जो है वो है हम लोग इसका। और उसके बाद में अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ज़मीनों के स्वामी बन गए थे, गांव में चकबंदी हो गई, और किसानों के बिखरे खेत अब चकों में बदल गए। गांव में बिजली आ गई, और खेतों की सिंचाई ट्यूबवेलों से होने लगी। खेतों की सिंचाई किससे होने लगी? ट्यूबवेलों से होने लगी। अगला पॉइंट आता है साथियों, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, पूरा का पूरा पॉइंट हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, इस सबके साथ ही गांव में प्रजातंत्र भी आ गया था, क्योंकि लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अब दिल्ली और लखनऊ तक की सत्ताओं को चुनने में इस गांव के लोगों की भागीदारी हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि गांव की सारी समस्याओं को सुलझाने में और गांव का सम्यक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की स्थापना हो गई। इनका निर्माण भी चुनाव द्वारा ही होने लगा। समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में गांव निरंतर बढ़ने लगा। तो गांव का नाम भी मैंने आपको पहले बता दिया है, और गांव का नाम आपको याद होना ही चाहिए भाई। अगर गांव का नाम ही याद नहीं रहा तो समस्या है ना। तो ठीक है, क्या नाम था? रामनेर गांव। अब आज़ादी के बाद की घटना इसमें बताई गई है साथियों। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे है, अगला पॉइंट आता है यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है साथियों। एक एक पॉइंट के रूप में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
आज़ादी मिलने के बाद जब पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर रामनेर का मुखिया इस सारे बदलाव को समझ रहा था। ग्राम पंचायत के चुनाव से पहले उसने गांव के सभी प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने सीधा सवाल रख दिया, भाइयों बोलो, तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? प्रधान किसे चुनना चाहते हो? प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान, वही प्रधान वाली बात है, ये प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। मतलब वो इतना बेकार आदमी है वो मुखिया, देखो आप किस तरह से गांव वालों को मतलब बेकार रहा है ना। ठीक है, अगला पॉइंट फिर देखते हैं हम यहाँ पर। अगला पॉइंट है सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में, अगला पॉइंट है सभा में सन्नाटा छा गया। इस सवाल का जवाब लेकर गांव वाले मुखिया के पास नहीं आए थे। उनके लिए तो ये पहला ही नहीं अजीब सा अनुभव था। फिर भी मुखिया के उम्र और मुंह लगे दोस्त, उनका नाम क्या था? मुखिया के उम्र और मुंह लगे दोस्त का नाम था सुमेरा पंडित। क्या नाम था? सुमेरा पंडित ने मौन तोड़कर, भाई मुखिया, हमारो तो ख्याल है कि या प्रधानी ये तुम ही समारो। तो ये जो बातें कही गई है यहाँ से लेकर के ये सारी की सारी बातें उसके जो दोस्त था उसका सुमेरा पंडित, क्या नाम था? सुमेरा पंडित, उसने कही है, भाई मुखिया हमारो तो ख्याल है कि या प्रधानी है तुम ही समारो। यानी कि हमारा तो ये ख्याल है कि ये जो प्रधानी है ना, ये जो प्रधान का जो पद है ना, वो तुम ही संभालो, ऐसा कहता है सुमेरा पंडित, जो उसका क्या था? मुंह लगा दोस्त था। ना भाई पंडित जी अब अपने बुढ़ियांत में ये झंझट मोल नहीं लेना चाहता, मुखिया ने स्पष्ट किया। ना भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बातें हैं इसको ध्यान में रखना कि ये किसने कहा था? मुखिया ने कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मेरे मित्र। अगला पॉइंट है साथियों, आपका प्यार जो मुझे मिला है वो बेशुमार प्यार आपने दिया है। आप वीडियो को शेयर भी करते हो, मेरे पास सब कुछ आ जाता है, वीडियो को शेयर भी करते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो। साथियों एक बात दिल से ज़रूर कहूँगा कि जो फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ अब सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में भी आपको उतना ही प्यार दिखाना है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मैंने मेरे खून से लिखी, एक तरह से ये मानो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों। इसलिए सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना। 99 रुपीज़ में ही है, मैं बहुत सस्ता, केवल ऐप के खर्चे में मैं आप लोगों को इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ साथियों। सारे वीडियो भी वहाँ मिल जाएंगे आपको, इसी के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप पेपर देखोगे ना, आपको लगेगा यार क्या मज़ा है यार, ज़बरदस्त मेहनत करी है सर ने। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है मेरे मित्र, सभा में कुसुर पुसुर सी हुई। आखिर सुमेरा पंडित जो मुखिया का दोस्त था, सुमेरा पंडित ने घोषणा सी ही कर दी, तो मुखिया ऐसा करो कि या प्रधानी की पागे अपने छोरा राम सिंह के सिर पे धर देओ। मतलब ये प्रधान की जो पगड़ी है ना, वो जो मुखिया तेरा जो छोरा है राम सिंह, उसके सिर पर रख दे। भाई तू नहीं लेना चाहता तो जो तेरा लड़का है उसके सिर पर रख दे, ऐसा वो कहता है। ई काम तो मुखिया तुम्हारे हाथन ते होना है, और वो कहता है कि ये काम तो मुखिया जी तुम्हारे हाथों से होना है। तो ये जितने भी कथन है ना, ये किसने कहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ। अगला पॉइंट आता है साथियों, मैं कौन होता हूँ राम सिंह को प्रधान बनाने वाला, ये फैसला तो सारा गांव करेगा। ये सारी बातें किसने कही? ये सारी बातें कहने वाले कौन थे? गांव के प्रधान या गांव के मुखिया थे। अब तो भैया चुनाव का मामला है, तुम सब लोग जिसे चाहो अपना प्रधान बनाओ, मुखिया ने पूरी संजीदगी से कहा। ये सारी बातें मुखिया जी पूरी संजीदगी के साथ कहते हैं। मतलब ज़बरदस्त कहानी है, मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ने में। कंटिन्यू पढ़िए आप, मस्त कहानी, पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद को लगेगा यार समझ में बढ़िया आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको सार समझा दिया है पूरा का पूरा। जब सार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूँ, आपको कोई समस्या है ही नहीं। देखो फिर यहाँ से देखो,
अगला यहाँ पर आता है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो फिर है अगला पॉइंट, सभा में फिर कानाफूसी हुई और कुछ क्षण बाद ही सुमेरा पंडित ने फिर घोषणा ही कर दी, मुखिया हम सब की इच्छा है कि गांव की प्रधानी राम सिंह दही जाए, यानी कि राम सिंह को ही दी जाए गांव की प्रधानी। चो भाई तुम सब लोग राजी हो ना। सुमेरा पंडित ने सभा में सवाल उछाला, सबने सुमेरा की हाँ में हाँ मिला दी, किसी ओर से भी एतराज नहीं हुआ, पर मुखिया ने सबके सामने अपनी बात कही। देखो भाई, अब मुखिया यहाँ से ये पॉइंट बनता है, देखो भाई मेरी तो एक ही इच्छा है कि प्रधान कोई भी हो पर गांव में आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहे। तुम सब लोग राम सिंह को प्रधान बनाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा इस मामले में किसी पर कोई दबाव नहीं है। मेरी तो एक ही कोशिश रहेगी कि इस मामले को लेकर गांव में किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें किसने कही? प्रधान ने, अर्थात जो उस गांव का मुखिया था उसने कहा था। और वो बड़ा मिली जुली बातें हैं, वो चाहता भी यही था और हमेशा वो यही चाह रहा था, ठीक है ना। यहाँ तक की बात हो गई हमारी। आगे बात करते हैं अब इसी क्रम में। अगला पॉइंट आता है, देखो अगला पॉइंट है यहाँ से, मैं वाकई इस चुनाव को लेकर रामनेर गांव में किसी प्रकार का कोई वैर विरोध नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव के दिन औपचारिक रूप से राम सिंह को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। सारे पंच भी मुखिया के इच्छानुसार निर्विरोध ही चुने गए। 2 चमारों को भी पंच चुना गया। कितने चमारों को? 2 चमारों को भी पंच चुना गया। समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम था। समतावादी समाज, वहाँ के उस समाज को क्या कहा गया है? समतावादी समाज कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। कितने लोगों को? 2 चमारों को भी जो है साथियों पंच चुना गया था। ये कितने चमारों को? तो ये वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत अलग ही लैंग्वेज है। तो समतावादी और उसे कैसे चुना गया था? निर्विरोध चुना गया था। जो प्रधान चुना गया था वो निर्विरोध चुना गया था और जो पंच भी चुने गए थे वो भी निर्विरोध ही चुने गए थे। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर और अगला पेज ये रहा आप लोगों के सामने। देखो अगला पॉइंट आता है, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियरली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को और एक एक प्रारंभ जो इसका पहला भाग था वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पर पंचायत में बहुमत तो ब्राह्मण ठाकुरों का, किसका बहुमत था? ब्राह्मण ठाकुरों पंचों का ही था। पर हुआ ये कि रामनेर की सत्ता प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में आ गई। मुखिया ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिला स्तर पर निर्विरोध चुनाव कराने के कारण उनके गांव की बहुत अधिक प्रशंसा हुई है। उनके गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। इस बात से रामनेर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो ये प्रारंभिक बातें थी। अब प्रयत्न क्या रहा, कितना प्रयत्न यहाँ पर देखने को मिला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका जो दूसरा भाग है वो है प्रयत्न। पहला भाग कौन सा था? प्रारंभ। दूसरा भाग कौन सा आया यहाँ पर? प्रयत्न। तो साथियों अब प्रयत्न जो दूसरा भाग है उसमें पढ़ते हैं क्या बातें रही है। प्रयत्न के अंदर रामनेर गांव की आबादी में विचित्र किस्म का समीकरण था। ठाकुर और ब्राह्मणों की आबादी बराबर थी। तो याद रखना, ठाकुर और ब्राह्मणों की जो आबादी है साथियों वो बराबर थी। तो इस गांव का समीकरण ऐसा था कि ठाकुर और ब्राह्मणों की आबादी बराबर थी। याद रखना इस पॉइंट को। लेकिन चमारों की आबादी ब्राह्मण ठाकुरों की आबादी से कहीं ज़्यादा थी और चमारों की जो आबादी थी वो ब्राह्मण और ठाकुरों से कहीं ज़्यादा थी। एक घर कोलियों का था, 2 घर भाटों का। एक घर किनका था? कोलियों का। 2 घर किसके थे? भाटों के। और एक घर नट का था तथा एक घर जो है भंगी का था। पर अगर इन सारी जातियों की आबादी भी ब्राह्मण ठाकुरों के साथ मिला दी जाए तो भी चमारों की आबादी ही ज़्यादा बैठती हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो है इस नाम के लोग या इस जाति के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते थे। प्रजातंत्र के गणित के हिसाब से चमारों की ओट शक्ति गांव में सबसे ज़्यादा थी। तो गांव में सबसे ज़्यादा ओट शक्ति किसकी थी? चमारों की थी साथियों। ये याद रखना भाई पॉइंट। इस तथ्य की ओर चमारों का कभी ध्यान ही नहीं गया क्योंकि ब्राह्मण ठाकुरों के सामने उनकी हैसियत टहलुआ,
उनकी हैसियत टहलवा से अधिक नहीं थी। भले ही कई चमारों के पास न जमीन की कमी थी और न ही उनकी आर्थिक ही स्थिति किसी तरह कमज़ोर थी। मतलब बिल्कुल भी चमार वहाँ पर कमज़ोर नहीं थे, बहुत अच्छे मतलब खाते पीते ज़मीन वाले लोग थे वहाँ पर चमार। देखो आप, ये भी ज़बरदस्त है रामनेर गांव की स्थिति। ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब ये प्रारंभ वाला पढ़ लिया था हमने, दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग प्रयत्न वाला जो भाग है इसका। ठीक है, देखो यहाँ से गांव में प्रारंभिक स्कूल खुल गया। इमारत के नाम पर पंचायत ने कच्ची ईंटों की कोठरी बनवा दी। कोठरी के आगे एक छप्पर डलवा दिया। उसके सामने की खाली जमीन के चारों ओर मिट्टी की डोली से घेर कर बाड़ा बना दिया गया, जिसमें गांव के बच्चे दिन भर हुड़दंग मचाते रहते हैं। राम सिंह ने स्कूल में अपना ही गुर्गा दयाराम को नियुक्त करवा दिया था, जो स्कूल में अक्सर नहीं आता था। किसको? दयाराम को नियुक्त करवाया था, जो स्कूल में नहीं आता था। स्कूल की यही इमारत डाक खाने के काम भी आती थी और दयाराम ही उसकी मास्टरी के साथ साथ अस्थायी तौर पर डाक खाने का काम भी देखता था, जिसके एवज में उसे अलाउंस मिलता था, एक्स्ट्रा पैसा। ये व्यवस्था भी तो उसके लिए राम सिंह ने ही कराई थी। दयाराम स्वभाव से उद्दंड और छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने झगड़ने को तैयार रहता था और वह हर मसले पर प्रधान का साथ देता था। साथियों, स्टोरी पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो सारी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज़। ठीक है ना, पूरी स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। फिर वह उसका साथ देता था, प्रधान का साथ देता था। जिस दिन वह स्कूल आ जाता था, बच्चों की सामत आ जाती थी, वह उन्हें जमकर पीटता था और दयाराम और बच्चों के दिमाग में ये बिठाता था कि गुरु की चोट तो विद्या की पोट है। वो क्या कहता था? गुरु की चोट तो क्या है? विद्या की पोट है। ये ऐसा दयाराम बच्चों के माइंड में बिठाता था। ठीक है, आगे। ये गांव के बच्चों का सौभाग्य ही था कि उन्हें ज्ञान की इस पोट का स्वाद दयाराम के न आने के कारण कम ही चखना पड़ता था, पर स्कूल ने गांव में ज्ञान का प्रसार नहीं के बराबर किया। आगे बात करते हैं अब यहाँ से। रामनेर में पहला आश्चर्य यह हुआ कि गांव के दो युवक, उनका नाम था बलवीर और महेंद्र। गांव सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि बलवीर और महेंद्र दोनों भाई दिल्ली में जाकर नौकरी, कहाँ पर? बलवीर और महेंद्र दोनों भाई दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगे। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ पढ़ लिख गए। गांव में उनके सिवाय एक कच्चे मकान कुछ भी नहीं था। जाति से ब्राह्मण थे। कौन कौन थे? दो, महेंद्र और बलवीर। क्या नाम था? बलवीर और महेंद्र। दोनों के दोनों भाई दिल्ली जाकर के पढ़ाई उन्होंने करी और नौकरी भी उन्होंने करी। और साथियों, जाति से वो ब्राह्मण थे, पर उनका बाप आत्मसम्मान से जीने वाला आदमी था, इसलिए गांव के मुखिया से उनकी कभी नहीं पटी। वह जब तब मुखिया का विरोध भी करने लगा तो मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया और उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। देखो आप, बलवीर और महेंद्र की जमीन पर। पुलिस ने उस बेचारे की कोई मदद नहीं की। उसने उच्च अधिकारियों तक खूब दौड़ धूप की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन उसकी लाश गांव से थोड़ी दूर पर बहने वाली नहर की पटरी के पास पाई गई। चर्चा तो ये रही कि वह दिशा मैदान के लिए गया था कि उसका हार्ट फेल हो गया। सब जानते थे कि उसे मुखिया के लोगों ने ही मरवाया था, पर इस बात को कहने वाला कोई नहीं था। बलवीर और महेंद्र अनाथ हो गए थे। उनकी माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। गांव में उनका कोई था ही नहीं, इसलिए उनका मामा उन्हें दिल्ली लिवा ले गया था, जिसने उन दोनों को सरकारी दफ्तर में चपरासी के पद पर, किस पद पर लगाया था मित्रों? चपरासी के पद पर लगाया था। ये ध्यान रखना, दिल्ली में चपरासी के पद पर लगाया था। वो अनाथ हो गए थे, बाप को मार ही दिया, चपरासी के पद पर चिपका दिया था। वे दोनों गाहे बगाए गांव आते थे और मतलब कभी कभी गांव आते थे। गाहे बगाए मतलब कभी कभी गांव आते थे और अपने कच्चे मकान की मरम्मत करा जाते थे। उन दोनों के मन में मुखिया के प्रति गहरा आक्रोश था। अब उनकी समझ में यह भी आ गया था कि यह पूरे गांव का शोषण करता आ रहा है। अब यहाँ से अगला पॉइंट पढ़ेंगे।
उनके समझ में ये आ गया कि मुखिया जो है पूरे गांव का क्या करता हुआ आ रहा है, शोषण करता हुआ आ रहा है। ये उनके समझ में बात आ जाती है साथियों। चलिए अगला पॉइंट। अब आकर उनकी समझ में आ गया था कि ग्राम पंचायत के पहले चुनाव में राम सिंह का प्रधान चुना जाना आकस्मिक न होकर मुखिया की योजना का ही नतीजा था। दिल्ली में रहते हुए उनकी समझ में यह भी आ गया था कि यदि गांव के सारे चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया परिवार को चुनौती दी जा सकती है। ओटों का समीकरण ही ऐसा था कि सारे चमार मत एक व्यक्ति के पक्ष में पड़ जाए तो उसकी जीत निश्चित है। वो दिल्ली में रहते हुए अपनी योजना पर विचार करते रहते और अगले पंचायत चुनाव में किसी चमार को प्रधान के पद का प्रत्याशी बनाने का सपना देखते रहते थे। उन्होंने दिल्ली में अपने आप ये भी तय कर लिया था कि वे पगना को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाएंगे। किसको? पगना। फगना को किसको बनाएंगे? फगना को प्रत्याशी बनाएंगे। फगना थोड़ा सा पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। दूसरे आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण, दूसरी बात यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण चमारों पर उसका असर भी थोड़ा बहुत था। किसका? फगना का। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ से। ग्राम पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई तो बलवीर और महेंद्र गांव आए। उन्होंने अकेले में फगना से बात की। फगना, अगर तुम सारे चमारों को एक कर लो तो प्रधानी चुनाव आसानी से जीत सकते हो। तुम इन बामन ठाकुरों से किस मामले में कम हो? हम लोग खुलकर तुम्हारा साथ देंगे। बलवीर ने फगना को समझाया। देखो, ये फगना को ये किसने कहा था? सबसे पहले ये बलवीर ने कहा था। देखो फगना, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, पर ये चाहते हैं कि बामन ठाकुरों को अपनी औकात का पता चल जाए और मुखिया जीते जी अपनी मौत देख ले। तुमसे ये छिपा नहीं है कि राम सिंह शोषण तो तुम लोगों का करता ही है और लाभ अपने लोगों को पहुंचाता है। महेंद्र ने बात आगे सरकाई। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट। फगना को लगा कि इन लोगों की बात में दम है, अब तो लड़ाई ओट की है। अगर सारे चमार एक हो जाते हैं तो राम सिंह को हराया जा सकता है। ये फगना को लगा ये बात। उसे लगा इस गणित से वो रामनेर का प्रधान बन सकता है। उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। उसने सारे चमारों को धीरे धीरे टटोला तो पाया कि चमारों में एक होकर चुनाव लड़ने का उत्साह है। वे मुखिया और राम सिंह के अत्याचारों से बेजार हैं, मतलब बहुत परेशान हैं। बस सब चमारों ने मिलकर फगना को प्रधानी का चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया। बलवीर और महेंद्र तो उनके साथ थे ही। फगना को लगा कि चमारों में एक नया जोश आ गया है और रामनेर की प्रधानी का सेहरा उसके सिर बंधने में अब ज़्यादा देर नहीं है। फगना भी जो है ख्वाब देखने लग जाता है। अगला पॉइंट आता है यहाँ से। जब मुखिया और ब्राह्मण ठाकुरों को इस योजना का पता चला तो उन्हें बलवीर और महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। मुखिया ने उन दोनों को बुलवाया पर वे नहीं गए। आखिर मुखिया के साथ ब्राह्मण ठाकुरों के कुछ मोतबर लोग ही उनके पास आए। भाई, तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने पूछा। जुल्म तो बाबा आप करते आ रहे हैं। हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सके, बलवीर ने निर्भीक स्वर में कहा। तो ये सारी बातें यहाँ पर कौन कह रहा है? बलवीर कह रहा है। इस बात का यहाँ से ध्यान रखना भाई, यहाँ से ध्यान रखना। भाई तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने पूछा। जुल्म तो बाबा आप करते आ रहे हैं। हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सके। ये सारी बातें किसने कही थी? बलवीर ने कही थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब बलवीर ने कह दिया नहीं तो भैया ससुर चमार नहीं चांद पे बैठाए रे ते जुल्म बंद हो जाएगा। तो क्या कहते हैं मुखिया जी? भाई, अगर तुम चमारों को चांद पे बैठाओगे तो क्या जुल्म बंद हो जाएगा? सुमेरा पंडित ने जैसे ललकारा। ये सुमेरा पंडित कहता है ये सारी बातें। ये सुमेरा पंडित है तो खराब यार, ये मुखिया का चमचा है सुमेरा पंडित, ठीक है ना। चांद पे बैठाओगे तो तुम वो जुल्म से तो हो जाएगा। तो सुमेरा पंडित ने ये कहा। चांद पर कौन किसे बैठाता है ये तो
समानता का जमाना है ताऊ, महेंद्र ने सहज भाव से कहा। चांद पर कौन किसे बैठाता है, समानता का जमाना है ताऊ, ये किसने कहा, महेंद्र ने कहा था। ये चीज़ें लिख लिया करो आप इन पॉइंट को, ठीक है। तो जाओ चमारन में ही मिल जाओ, सुमेरा गुस्से में था। देखो ताऊ, हम आपसे कुछ नहीं कहते, आज तक आपने हमारी क्या मदद की है, पर जो आपको ठीक लगे वो आप करो, जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे। बलवीर ने, ये किसने कहा सारी बातें, इसको लिख लेना पॉइंट को, किसने कहा, बलवीर ने साफ साफ कह दिया। मुखिया को उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बताऊं हमें क्या ठीक लगता है, मैं बताऊं हमें क्या ठीक लगता है साथियों, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। मैं बताऊं हमें क्या ठीक लगता है, मास्टर दयाराम ने तेज में आकर कहा। फिर पर राम सिंह इस नाजुक स्थिति को समझ रहा था, इसलिए उसने दयाराम को चुप कर दिया। राम सिंह बहुत विनम्र होकर बोला, भैया तुम लोग गांव में फांक क्यों डाल रहे हो, गांव में फूट क्यों डाल रहे हो, तुम ये आग मत लगाओ, वरना चमारों की क्या हिम्मत है। हम अगला पॉइंट है, हम लोग उनमें हिम्मत ही तो पैदा करना चाहते हैं कि ताकि वे लोगों के अन्याय का मुंह तोड़ उत्तर दे सके। महेंद्र भी अकड़ गया। तो ये सारी बातें महेंद्र कर रहा है साथी, ठीक है। अगली बात आती है यहाँ से, सारी बातें महेंद्र ने करी। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पर उसकी ज़रूरत क्या है, मैं तुम लोगों से कोई बाहर हूँ क्या, मैं तुम्हारे किसी काम के नहीं मना किया क्या, किसने कहा, ये राम सिंह ने कहा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से लिख लेना भैया, ये पॉइंट किसने कहा, राम सिंह ने कहा है, तो लिख लेना। पर उसकी ज़रूरत क्या है, मैं तुम लोगों से कोई बाहर हूँ क्या, मैं तुम्हारे किसी काम के लिए मना किया क्या, किसने कहा, राम सिंह ने कहा था। ये राम सिंह जो उस समय मुखिया था सुमनेर गांव का, ठीक है। राम सिंह का स्वर अभी भी सधा हुआ था, कोई काम तो बताओ, कहो तो एक प्लॉट अलॉट कर देता हूँ मैं। तो बलवीर और महेंद्र के लिए ऐसी बातें करने लग गया। अगला पॉइंट है, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, दोनों ने टका सा जवाब दे दिया। तो हम भी देखते हैं तुम गांव में कैसे रहते हो। अब यहाँ पर कहता है भैया, हम भी देखते हैं तुम गांव में कैसे रहते हो, किसने कहा, ये भी राम सिंह ने कहा, ठीक है। दयाराम ने धमकी, अरे भैया ये राम सिंह ने नहीं कहा, अब ये बात थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, देखो दयाराम ने क्या दी, धमकी दी। तो ये किसने कहा था, ये दयाराम जी ने कहा भैया, ये दयाराम जी ने कहा। तो हम भी देखते हैं तुम गांव में कैसे रहते हो, किसने कहा, दयाराम जी ने। पर मुखिया और राम सिंह दोनों ही शांत थे, वे किसी तरह का झगड़ा इस स्तर पर करना ही नहीं चाहते थे। ब्राह्मण ठाकुरों ने बलवीर और महेंद्र को खूब धमकाया, समझाया और लालच भी दिए, पर वे दोनों न तो धमकियों से डरे और न किसी लालच में फंसे। अंत में मुखिया ने गंभीर होकर के कहा, भाई तुम लोग हमारी बात मान जाओ तो अच्छा है, वरना सुन लो चुनाव तो राम सिंह ही जीतेगा, ऐसा मुखिया जी कहते हैं वहाँ पर। मुखिया ने गंभीर होकर के कहा कि चुनाव तो राम सिंह ही जीतेगा, अगर तुम मेरी बात को मान जाते हो तो अच्छी बात रहेगी। फिर देखो, फिर बाबा हमसे बात ही क्यों करते हैं, महेंद्र ने जैसे ललकारा। फिर यहाँ से बात आती है अगली बात, यहाँ से अगली बात आती है, या लाइया भैया के तुम बामन के बेटा हो, उन नहीं ता तुम जैसे टका में 50 मिले हैं। तुम जैसे लोग तो हमें टका में 50 मिले हैं, लगता ही नहीं है तुम ब्राह्मण के बेटे हो। ऐसी बातें पृथ्वी सिंह ने वहाँ पर चीख करके कहा। किसने कहा, ये बात किसने कही, या लैया भैया के तुम ब्राह्मण के बेटा हो, ओन नहीं था तुम जैसे टका में 50 मिले हैं, ऐसा पृथ्वी सिंह वहाँ पर कहता है बलवीर और महेंद्र से। फिर आगे है, ये तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा, कहकर बलवीर हंस पड़ा। ये तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा, ये किसने कहा था, बलवीर ने कहा था। तो ये जो सेंटेंस ने लिख लिया करो किसने कहा था, मैंने पहले ही बोल चुका है कि ऐसे ही पूछेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है मेरे मित्रों, अगला पॉइंट है, तो लिख ले मामा, प्रधान तो या गांव का राम सिंह ही बनेगा। बन्नी ठाकुर बुरी तरह बिफर पड़ा। अब बन्नी ठाकुर बिफर पड़ा, तुम पे बने सो कलिजो, हम तो अपने मायके समझाए रहे हैं और फिर वो ससुर पिन ही रहे हैं। 4 अंक कहाँ पढ़ी लिए, आपे है कलटर ही समझने लगे हैं। अपने आप को कलेक्टर ही समझने लगे हैं, 4 अक्षर पढ़ लिए तो। ऐसा बन्नी ठाकुर उनके ऊपर चिल्लाता है, बन्नी ठाकुर उनके बारे में ऐसा कहता है। आगे बात करते हैं, बहुत बढ़िया बातें आ रही है यार। आगे है,
प्रधान जी कहो तो इन दोनों ने चुनाव का नतीजा हम अभी बता दें। दयाराम ने पूरा जोर देकर के कहा, पर मुखिया ने सबको चुपचाप चल देने के लिए कह दिया। सब उठकर चले गए। इस घटना से फगना जैसे चमारों में बलवीर और महेंद्र के प्रति सम्मान और गहरा हो गया तथा चुनाव के प्रति उन लोगों का उत्साह हिलोरे लेने लगा। तो दूसरी ओर ब्राह्मण ठाकुरों की तरफ से राम सिंह की उम्मीदवारी अपने आप ही की हो गई। बलवीर और महेंद्र फगना को साथ लेकर चमारों को एकजुट करने में लग गए। तो बलवीर और महेंद्र फगना को साथ लेकर चमारों को एकजुट करने में लग जाते हैं। पर यह काम बहुत सरल नहीं था। चमारों में भी दो वर्ग थे। पहले वर्ग में चमार थे जिनके पास अपनी जमीनें थी और दूसरे वे थे जो आर्थिक रूप से संपन्न थे। वे ब्राह्मण ठाकुरों के बराबर काश्तकार थे। क्या थे वो? ब्राह्मण ठाकुरों के बराबर काश्तकार थे भाई साहब। जबकि दूसरे वर्ग में वे चमार थे आते थे जिनका पेशा मजदूरी था। भूमिहीन होने के कारण वे लोग संपन्न ब्राह्मण ठाकुरों के खेतों पर मजदूरी कर पेट पालते थे। इस वर्ग के चमार रोजी रोटी के लिए ब्राह्मण ठाकुरों पर आश्रित थे। तो दो प्रकार के चमार हो गए। ये भी समस्या बड़ी हो गई यार, ये तो समस्या बहुत खतरनाक हो गई। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अब इसी समस्या के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट है, मुखिया ने इस तबके के चमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया। देखो मतलब हमेशा कोई भी होता है ना, वो गरीब व्यक्तियों को ही टारगेट बनाता है। अब मुखिया ने इनको बुला लिया ना, जो उनके यहाँ काम करता था। उनमें भी दो वर्ग हो गए। एक अमीर चमार थे, आर्थिक स्थिति से संपन्न थे। एक बहुत गरीब थे जो इनके पास काम करते थे। तो उसने टारगेट ऐसे लोगों को बना लिया। सोचो आप, अपने पास बुलाया, धमकाया और मजदूरी न देने की चेतावनी दी। मुखिया के साथ अन्य ब्राह्मण ठाकुरों ने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर राम सिंह को वोट न दिए तो उन्हें घास खोदने तक लिए खेतों में नहीं घुसने दिया जाएगा, और अगर कहीं राम सिंह चुनाव हार गया तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। ये आधारहीन लोग डर के मारे सहम गए। इनके प्रतिनिधि के रूप में बदले ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुखिया जी, हम तुम ही लोगन की दही रोटी खाए पर रहो नो तो हमें चमारन में ही हैं। हम वोट तो प्रधान जी ही के दे देंगे पर हमें चुप ही सहने दो। मुखिया इन लोगों की इस मजबूरी को समझता था, इसलिए उसने उन्हें आश्वस्त किया, हमें तो तुम्हारे वोटों से मतलब है। तुम तो चमारों को ही ये भी जाहिर मत होने देना, तुम तो चमारों को ये भी जाहिर मत होने देना कि तुम किधर हो। तो बस वोट तो हमें ही देना है तुम्हें, तुम तो वोट तो हमें ही देना है भैया। उन्हें दो कि तुम लोग हमारे साथ हो, पर ये ध्यान रखना कि अगर दगा किया तो नतीजा बुरा होगा। मुखिया जी, तुम निशा खातर रहो, यानी कि तुम निश्चित रहो, कोई दगा नहीं होएगी। बदले ने कहा, वाकई इस वर्ग के लोग दिखावे में फगना के साथ रहे। बीच बीच में हर ज्ञान जरूर ऐसे लोगों को मजाक मजाक में ही हुर्रियत देता था। कहीं धोखो मत दे जाइयो, ससुरो जात का सवाल है। आगे ये लोग भीतर से डर जाते पर जाहिर तौर पर अकड़ कर कह देते, हम वामन ठाकुरन की दही बेझर खाए का जो जाति के संग दगा करे। तो ये भी कह देते थे वो। आगे देखो, चुनाव का दिन तनाव का दिन था। चमारों में पूरा जोश था। बलवीर और महेंद्र उनके हीरो थे। चुनाव हो गया, मतगणना हुई तो राम सिंह ने फगना को काफ़ी मतों से पराजित कर दिया। राम सिंह जीत गया वापस से। जाहिर था सारे चमारों के वोट फगना को नहीं मिले। फगना बहुत निराश हुआ, पर इससे ज़्यादा निराश बलवीर और महेंद्र हुए। वह अब कर भी क्या सकते थे। आगे बात करते हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रात को मुखिया ने बलवीर और महेंद्र को अपने पास बुलाया। पराजय ने दोनों को झकझोर दिया था, इसलिए वे दोनों मुखिया के पास चले भी गए। मुखिया ने उन्हें संजीदगी के साथ समझाया, अच्छे से समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमने कोशिश कर ली और तुम नतीजा देख लिया। तुमसे यही कहना है कि समझदारी से काम लो, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना, ऐसा मुखिया जी कहते हैं। अगला पॉइंट है, राम सिंह के चेहरे पर विजय का उल्लास झलक रहा था। कर लिया सारे चमारों को एक, अब बैठो उन्हीं की गोद में। ये राम सिंह कह रहा है सारी बातें। बलवीर और महेंद्र अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। कमभक्त चमारों ने उन्हें धोखा दिया, कुछ भी कह पाने लायक नहीं रहे। फिर भी महेंद्र हिम्मत बांधकर बोला,
हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं, ये कोई आखिरी चुनाव तो नहीं है। तो ये कहने वाला कौन था? महेंद्र था। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है मेरे मित्रों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब तुम्हारे लिए तो आखिरी चुनाव ही समझो, दयाराम ने उन्हें धमकाया। तुम्हारे लिए तो ये राम सिंह ने तो स्कूल में लगा रखा था, मास्टरी कार्य का काम भी यही करता था दयाराम ही, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये तो वक्त ही बताएगा। चलते चलते महेंद्र ने ऐसा कह दिया, ये तो वक्त ही बताएगा। ये किसने कहा? महेंद्र ने कहा था, ठीक है। और किससे कहा था? दयाराम से कहा था, ठीक है। आगे, वह भी अब दूर नहीं है। दयाराम जोर से हंस पड़ा। रात को फगना बलवीर और महेंद्र के पास आया। वह तो जैसे टूट ही गया था, पर दोनों भाइयों ने उसे धीरज बंधाया। बलवीर ने जैसे उसे गुरु ज्ञान दिया। ये तो होना ही था फगना, तुम्हारे आदमियों की भी मजबूरी थी, तभी वह तुम्हारे खिलाफ गए। पर दुखी मत हो, हिम्मत मत हार। हमारा काम तो अन्याय से लड़ते रहने का है। हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ये तो शुरुआत हुई है। ये मत सोचना कि वे जीत गए हैं तो वे सुरक्षित हैं। वे डर गए हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहली बार में चुनौती दी है। उन्हें भी लग गया है कि अगली लड़ाई बहुत कठिन होगी। अगली लड़ाई बहुत ही कठिन होगी, उन्हें भी ये लग चुका है, इसलिए डरना नहीं है फगना। ऐसा वो कहते हैं, बहुत कठिन होगी। तुम्हारा काम अब यही है कि सब कुछ भूलकर अगले चुनाव तक चमारों को संगठित करो, उनमें और आत्मविश्वास पैदा करो। अगले चुनाव में हम जरूर जीतेंगे। अगला पॉइंट है, पर उसी रात बलवीर और महेंद्र को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा बेचारों को। सुबह दोनों उठ भी नहीं सके। फगड़ा और कुछ चमार उन्हें बैलगाड़ी में डालकर जेवर ले गए। कहाँ लेकर के गए थे? जेवर। दोनों को जेवर ले गए। वे लोग थाने में गए। थानेदार ने कहा कि मारपीट की साधारण सी वारदात की क्या रिपोर्ट लिखी जाए। उसने न केवल रिपोर्ट लिखने से मना किया, बल्कि उन लोगों को धमकाया भी। वे लोग जेवर में मरहम पट्टी करा और दवा लेकर वहीं से दिल्ली चले गए। काफ़ी दिनों तक बलवीर और महेंद्र ने गांव की ओर मुंह भी नहीं किया। अगला पॉइंट आता है, पर इस चुनाव ने रामनेर में एक नई सुबुगाहट पैदा कर दी थी। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और ठाकुर हो गए। ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो गया। उधर चमार भी और अत्यधिक चमार हो गए और उनमें एक नई शक्ति का संचार हो गया। अब सब अलग अलग हो जाते हैं। शक्ति का संचार हुआ। समतावादी समाज की ओर रामनेर अब बढ़ने लग गया था। समतावादी समाज की ओर रामनेर अब क्या हो गया? बढ़ने लग गया था। प्रत्याशा। अब प्रत्याशा क्या है कि मतलब आशा जागृत हुई। देखो, आरंभ हुआ, प्रयत्न हुआ। अब जब प्रयत्न किया सब कुछ, अब प्रत्याशा यानी कि आशा जागृत हुई। प्रति प्लस आशा, यहाँ से प्राप्त्याशा, प्राप्ति प्लस आशा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्राप्ति प्लस क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद प्राप्ति प्लस आशा, यानी कि यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है भाई, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट। विधान में प्रावधान रखा गया कि पंचायतों के चुनाव हर 3 साल बाद हो। वहाँ पर विधानसभा में एक प्रावधान रखा गया कि पंचायतों को जो चुनाव हो ना, वो हर 3 साल बाद होने चाहिए, ऐसा वहाँ पर रखा गया नियम। पर इस नियम का पालन सत्तारूढ़ दल की सुविधा अनुसार होने लगा। विधान यह भी कहता है कि जब तक नया चुनाव न हो तब तक पुराना प्रधान ही अपने पद पर कार्य करता रहे। रामनेर का प्रधान राम सिंह ही बना हुआ था। इस बार तो चुनाव 7 साल तक नहीं हो पाए। कितने साल तक चुनाव नहीं हुए थे? 7 साल। सरकार के पास कभी सूखा का तो कभी बाढ़ का बहाना होता और चुनाव टलते रहे। इन सालों में राम सिंह ने अपने परिवार की आर्थिक हालात में और इजाफा कर लिया। गांव में जो भी विकास कार्य होता उसमें राम सिंह का हिस्सा जरूर होता था। जो भी विकास कार्य होता था राम सिंह का हिस्सा तो साफ पहले निकलता था। मास्टर दयाराम जैसे लोग उसकी मेहरबानी से संपन्न होने के साथ साथ उद्दंड भी बहुत खुलेआम करने लग गए। उद्दंड भी बहुत खुलेआम होते थे।
और प्रधान राम सिंह के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जिनसे लोग डरने लगे और राम सिंह का विरोध करने की हिम्मत लोगों में बराबर कम होती गई। राम सिंह ठाकुरों से ज़्यादा ध्यान ब्राह्मणों का रखता तो ठाकुरों को तो सारे लाभ मिल रहे थे, ये लोग चमारों को उपेक्षित कर रहे थे, इसलिए चमारों में विद्रोह की भावना तीव्र होती जा रही थी। मजदूर चमारों ने भी अपने आप को ब्राह्मण ठाकुरों के शिकंजे से मुक्त कर लिया था, क्योंकि राम सिंह और उसके गुंडे उन पर भी रहम नहीं करते थे। इनमें से कुछ बाहर जाकर मजदूरी करने लगे तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। संपन्न चमारों ने भी इन मजदूरों को सहारा दिया। फगना सारे चमारों को संगठित करने का निरंतर प्रयास करता रहा और उसे काफ़ी सफलता भी मिली। कोई बात होती तो सारे चमार एक होकर ब्राह्मण ठाकुरों के सामने आ खड़े होते थे। वे अब ब्राह्मण ठाकुरों के गठबंधन के आतंक से मुक्त हो गए थे और राम सिंह के लोगों से भी ये बात फैलने लगी कि चमारों से बचकर ही चला जाए। पर पंचायत में बहुमत अभी भी राम सिंह का ही था और उसके पास पशु बल की कमी नहीं थी। वह और निरंकुश हो गया था, उसके संगी साथी गुंडे ही थे। इस बीच मुखिया का देहांत हो गया। अब यहाँ पर मुखिया जी का क्या हो जाता है, देहांत हो गया था, इसलिए राम सिंह पूरी तरह मुक्त था। इस सब के बावजूद चमार राम सिंह का हर मामले में मुकाबला करने लगे थे और वे उसका खुलकर विरोध करते थे। अब किसी ब्राह्मण ठाकुर के लिए किसी चमार को हाथ लगाना सरल नहीं रह गया था। अगला पॉइंट आता है, ग्राम पंचायत चुनावों की घोषणा हुई तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता चमारों को हुई। उन्हें फिर बलवीर और महेंद्र की याद आई। फगना स्वयं उनके पास दिल्ली गया, स्वयं पगना दिल्ली गया। फगना के आने से उन्हें प्रसन्नता हुई, पर उन्होंने कहा कि चुनाव से एक दिन पहले वे गांव आ जाएंगे और वोट भी उसे ही देंगे। पर फगना ने उनसे प्रार्थना की। अब ये सारी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। ये सारी बातें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है फगना ने कहा है, भैया ये राग तो तुम्हारा ही छेड़ा हुआ है, अब तुम ही आकर पार लगाओ, अब की बेर पहले जैसा धोखा नहीं होगा। तो किसने कहा, फगना ने कहा। किससे, महेंद्र और बलवीर से कहा था। तो ये सारी बात आप इसमें नोट कर लेना भाई मित्रों, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ तक। पर दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें पिछली मार भी याद थी। फगना ने दोनों को आश्वस्त किया तो दोनों ने चुनाव से एक सप्ताह पूर्व गांव पहुंचने का वादा किया और वे दोनों चुनाव से एक सप्ताह पहले रामनेर पहुंच भी गए। फगना का आश्वस्त होना गलत नहीं था। बलवीर और महेंद्र ने देखा इस बार चमारों में एक नया जोश था और वे एक होकर फगना का साथ देने की सौगंध ले चुके थे। उन लोगों ने इस बार राम सिंह को हटाने का संकल्प कर लिया था और वे तन मन धन से चुनाव में ब्राह्मणों ठाकुरों के सामने थे। ब्राह्मण ठाकुरों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अब चमारों को डरा धमका कर उनसे वोट नहीं लिए जा सकते। अब उनसे वोट डरा के धमका के नहीं लिए जा सकते भैया। फिर भी राम सिंह ने उनके रास्ते में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। फगना बलवीर और महेंद्र के साथ वोटर लिस्ट लेने चला गया। फगना बलवीर और महेंद्र के साथ वोटर लिस्ट लेने गया तो काफ़ी तूतू मेमे के बाद उन लोगों को वोटर लिस्ट की प्रति मिल पाई, क्योंकि सारा सरकारी हमला तो राम सिंह के साथ ही था। पर वोटर लिस्ट देखकर वे लोग दंग रह गए, क्योंकि उसमें बलवीर और महेंद्र के नाम गायब थे। देखो आप राम सिंह के जलवे, उन सभी चमारों के नाम उस लिस्ट में नहीं थे जो बाहर नौकरी कर रहे थे, जबकि ब्राह्मण ठाकुरों में से किसी का नाम नहीं कटा था। मतलब कहाँ तक, कितनी नीचता तक उतर गया यार राम सिंह। देखो, फगना और बलवीर बीडीओ के पास गए, पर बीडीओ ने टका सा जवाब दे दिया। अब क्या हो सकता है, एतराज़ तो पहले करना था ना। अब क्या हो सकता है, एतराज़ तो पहले करना था। किसने कहा, बीडीओ ने कहा। अगला पॉइंट है यहाँ से, वे लोग वोटर लिस्ट लेकर गांव आए और वोटों का गणित फैलाकर देखा तो पाया कि चमारों के वोट अब भी और जातियों से ज़्यादा थे। इसलिए वे आश्वस्त हो गए कि वे इन बचे वोटरों के आधार पर ही जीत सकते हैं। अगला है, बलवीर और महेंद्र तो अब जैसे बेकार हो गए हैं। वे वोटर लिस्ट से लाने के बाद एक दिन जेवर गए थे और जब लौटे तो पाया कि उनका कच्चा मकान भी गिरा दिया गया है। देखो यार कितनी नीचता पर उतर गया। यह उनके लिए जैसे एक चेतावनी थी। उन्हें लगा कि उनके साथ गांव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे एक सुबह चुपचाप गांव से खिसक गए। पर चमारों के हौसले बुलंद थे।
वे मरने मारने पर उतारू थे। नौकरी करने वाले चमार भी चुनाव से पहले ही गांव आ गए थे। यद्यपि उनके नाम वोटर लिस्ट में से गायब थे, पर उनके जोश का ठिकाना नहीं था। वे जैसे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। गांव में तनाव का वातावरण बर्फा हो गया था, पर दोनों ही पक्ष चुनाव से पूर्व किसी तरह के टकराव से बचने की कोशिश करते रहे। चमारों की एकता देखकर ब्राह्मण ठाकुर डर गए थे, क्योंकि अब उनके पक्ष में लच्छी जैसे इक्का दुक्का चमार ही रह गए थे। लच्छी जैसे इक्का दुक्का चमार ही रह गए थे, जो उनके कर्जदार थे और उनका आर्थिक आधार बहुत कमजोर था। पर इनकी भी क्या, वक्त पर यह भी तो धोखा दे जाएं, ये सा वो कहता है। ठीक है, आगे। चुनाव से 2 दिन पूर्व ही चुनाव पार्टी गांव में आ गई। वह प्राइमरी स्कूल में ठहरी। यह इत्तेफाक रहा कि पोलिंग पार्टी का चुनाव अधिकारी एक ठाकुर था। पटवारी, ग्राम सेवक और मास्टर दयाराम ने उसे गांव की स्थिति से अवगत करा दिया। इन तीनों ने ही चुनाव अधिकारियों रणवीर सिंह से आग्रह किया कि, ये देखो भाई साहब कितनी ज़बरदस्त बात है कि चुनाव अधिकारी, क्या नाम था, रणवीर सिंह से आग्रह किया कि राम सिंह की मदद करें। जब उन्हें रणवीर सिंह पर कुछ भरोसा हुआ तो वे उसे राम सिंह से मिलाने उसके पास ले गए। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर आमंत्रित किया। वह रणवीर सिंह को तो खाना खिलाने अपने घर ले गया और बाकी लोगों के लिए खाना स्कूल में ही भेज दिया गया। देखो यहाँ तक उतर गया वो नीचता तक। इतनी नीचता तक उतर सकता है, अब आप सोचो, हाँ इतनी नीचता हो सकती है क्या? सोचो आप, इतनी नीचता तक उतर गया यार। गजब आदमी है भाई साहब, गजब आदमी है राम सिंह। आगे देखो, घर पर राम सिंह के साथ रणवीर सिंह का पीना पिलाना हुआ। जब ये लोग काफ़ी पी चुके तो राम सिंह ने ही कह दिया, सिंह यहाँ से, सिंह साहब, रणवीर सिंह साहब, जैसे भी हो चुनाव में जीत मेरी होनी चाहिए, वरना हमारी नाक ही कट जाएगी। इन चमारों के सामने निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। ये राम सिंह कहता है सिंह साहब। सिंह साहब कौन है? वही रणवीर सिंह जी। आगे, रणवीर सिंह ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर राम सिंह की शिक्षा भी कच्ची नहीं थी। आगे, आप जो भी चाहेंगे हुक्म पूरा कर दूंगा, पर जीत मेरी होनी चाहिए। ये रणवीर सिंह से कहा, किसने? राम सिंह ने। आगे, कहकर राम सिंह ने नोटों की एक गड्डी रणवीर सिंह की जेब में सरका दी। अभी ये रखें और चुनाव के बाद ये तो आपके लिए ही हैं, पार्टी के लिए अलग से व्यवस्था कर दूंगा। राम सिंह ने धीरे से कहा। रणवीर सिंह पर अब तक नशा तारी हो चुका था, शराब का भी और पैसों का भी नशा उसके ऊपर छा चुका था। साथियों, शराब का भी और पैसों का भी नशा छा चुका था। जब बात ठाकुरों की इज्जत की है तो क्यों चिंता करते हो प्रधान जी? ये रणवीर सिंह ने कह दिया, क्योंकि वो ठाकुर ही था। आप ही प्रधान बनेंगे, बस जो तरीका हम बताएं वह कर देना, फिर फतह की फतह है। रणवीर सिंह ने अकेले में सारी योजना राम सिंह को समझा दी। योजना बड़ी कारगर थी। राम सिंह आश्वस्त हो गया। चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव पेटी को सील कर दिया गया। दोनों उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के हस्ताक्षर करा लिए गए। राम सिंह का एजेंट था बन्नी। क्या नाम था? बन्नी। राम सिंह का एजेंट कौन था? बन्नी। तो फगना का इतवारी। पोलिंग बूथ पर पूरी व्यवस्था हो गई थी, पर अभी कोई वोटर नहीं आया था। राम सिंह और फगना बाहर चले गए। बन्नी ने इतवारी से कहा, चल रे इतवारी, चाय पाई पी आए, अबे कौन ससुर वोटर आ रहे हैं। इतवारी कुछ भी नहीं समझा और बन्नी के साथ चाय पीने स्कूल के पीछे चला गया, दुकान पर चला गया। बन्नी 2 सिपाहियों को भी साथ ले गया। बन्नी ने उन सबको चाय पिलाई और करीब 1 घंटे तक इतवारी को वहीं उलझाए रखा। तभी एक सिपाही उन दोनों सिपाहियों को बुलाने आया जो चाय पीने बन्नी के साथ आए थे। वे सभी पोलिंग स्टेशन लौटे तो वोटर आने लगे थे। सिपाहियों ने उन्हें एक लाइन में खड़ा करना शुरू कर दिया। पोलिंग का काम जारी हो गया था। आगे देखते हैं। दोपहर के वक्त घर का काम काज निपटा कर चमार महिलाएं वोट डालने आए। उन्होंने कपड़े पहन रखे थे जिनसे उनका उत्साह प्रकट हो रहा था। यही नहीं, वो गीत गाती हुई पोलिंग बूथ तक आई। उनके हाथों में पर्चियां थी। वह एक पंक्ति में खड़ी हो गई। सबसे आगे फगना की घरवाली झुमकी। फगना की घरवाली का क्या नाम था? झुमकी। याद रखना,
फगना के घरवाले का नाम था झुमकी, याद रखना भाई। उसने अपनी पर्ची पोलिंग ऑफिसर को पकड़ा दी। पोलिंग ऑफिसर ने पर्ची पर नंबर पढ़कर वोटर लिस्ट में नजर दौड़ाई तो पाया कि झुमकी तो पहले ही वोट डाल चुकी है। सिपाही ने झुमकी को और एक और कर दिया तो दूसरी औरत ने पर्ची आगे बढ़ा दी। पोलिंग ऑफिसर ने वोटर, देखो आप यार कितनी बड़ी लिस्ट देखकर कहा कि वह भी वोट डाल चुकी है। करीब करीब भी चमार महिलाओं के साथ यही हुआ, करीब करीब सभी चमार महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। उनके वोट पहले ही पड़ चुके थे। ये सुनकर फगना और इतवारी और अन्य चमार बिगड़ खड़े हुए। पोलिंग बूथ पर हल्ला मच गया। चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ने खड़े होकर जोर से कहा, आप लोग हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, मुझे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगे, पहले तो फर्जी वोट डरवाए दे और कार्रवाई और करोगे, वारे राज के रखवारे, सब गड़बड़ तुमने करवाई है। फगना ने जम गरज कर उससे कहा। यहाँ से कुछ बातें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लेना साथियों। जबान संभाल कर बोल वरना अंदर करवा दूंगा, ज़्यादा कानून मत छांट, रणवीर सिंह ने धमकाया फगना को। राज तो तुम्हारे बाप का को है ना जो भीतर करवाए दोगे। इतवारी गुस्से में वहाँ पर कांप जाता है और कहता है, हमारे बाप का तो नहीं है, तुम्हारे बाप का है तो करवा लो जो बने। रणवीर सिंह ने ललकारा, जब औरतें वोट डालने आई तो तुम पोलिंग बूथ से क्यों चले गए थे? फगना की समझ में सारा खेल आ गया था। इतवारी इसलिए दुखी था कि वह बन्नी के साथ चाय पीने चला गया। फगना ने नरम होकर कहा, सिंह साहब, यो तो सरासर अन्यायी है कि हमारी सब औरतन के वोट पहले ही पड़ी गए। ये तो अन्यायी है ना सिंह साहब। आगे, यह देखना तो तुम्हारे एजेंट का काम था ना, बन्नी का काम था, इतवारी का काम था ये देखना तो भाई। हाँ, इतवारी का काम था। इतवारी क्यों चला गया भाई? इतवारी क्यों गया? तुम्हारे एजेंट का काम था। हम तो किसी जानते ही नहीं, किसी ने ऐतराज नहीं किया तो हम वोट डालने से कैसे रोक सकते थे? रणवीर सिंह ने समझाने के स्वर में कहा, भाई हमारे लिए तो तुम दोनों बराबर हो, कोई प्रधान बने हमारे क्या फर्क पड़ता है, हम बेईमानी क्यों करने लगे? ऐसा रणवीर सिंह कहते हैं। पर अब क्या हो सकता है? एक चमार युवक तेज में बोला, देखो भैया, हमारे लिए तो राम सिंह और फगना दोनों ही बराबर हैं, किसी ने ऐतराज नहीं किया, हमने वोट डलवा दिए। अब दो ही तरीके हैं, या तो टेंडर वोट डलवा दो, हमारा काम जरूर बढ़ जाएगा, पर तुम लोगों की खुशी के लिए हम वह भी कर लेंगे। पर टेंडर वोट तभी गिने जाएंगे जब दोनों के वोटों में नहीं के बराबर अंतर हो या दोनों के वोट बराबर हो। दूसरा तरीका यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो अदालत में चले जाओ, पर हमारा काम रोको मत। अब तक सारे ब्राह्मण ठाकुर चुप थे, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। चमारी उत्तेजित होते रहे, पर वो होल्ले के बीच चुनाव संपन्न हो गया। रणवीर सिंह ने चमारों को धमकी भी दे दी कि वह उनकी रिपोर्ट करेगा कि फगना के लोगों ने चुनाव कार्य में बाधा डाली। उसकी योजना अनुसार सिपाही काफ़ी सतर्क होकर काम कर रहे थे। योजना अनुसार पूरे सिपाही काम कर रहे थे भैया। चुनाव के बाद मतगणना भी हो गई जिसमें चमार नहीं आए क्योंकि परिणाम तो उन्हें स्पष्ट हो चुका था। वे इस हेरा फेरी से खिन्न थे। फगना ने एक आदमी भेजकर जेवर से बीडीओ को बुला लिया, पर यह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। उसने भी फगना को कोर्ट में जाने की सलाह दी। राम सिंह को रामनेर का न्याय प्रधान घोषित कर दिया गया। वापिस से राम सिंह को प्रधान घोषित कर दिया गया। उसने फगना को 100 के करीब मतों से हराया। कितने मतों से हराया मेरे लाल? कितने मतों से हटाया? 100 के करीब मतों से हराया था। लो, राम सिंह फिर प्रधान बन जाता है। राम सिंह वापस से क्या बन गया? प्रधान बन जाता है। तो साथियों, अब अगला वीडियो जो होगा वो हम लोग निहित आपत्ति से करेंगे। निहित आपत्ति से शुरू करेंगे इसके 4th नंबर खंड से। तो हमने आज खंड 1 जो प्रारंभ था, दूसरा प्रयत्न था, और तीसरा जो है प्राप्ति आशा था, और चौथा खंड हमने अब पढ़ेंगे नियत आपत्ति खंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियत आपत्ति खंड पढ़ेंगे। तो इस खंड से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे साथियों। निश्चित रूप से पूरे वीडियो को सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा और 100% आपको फ़ायदा होगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर देना साथियों, ठीक है? और अगर पहली बार चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे कहानी ख़त्म होगी उसके जस्ट बाद में हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे इसके, ताकि आपको मज़ा आए साथियों, ठीक है? धन्यवाद। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना परिणाम के नाम से 2nd ग्रेड की। मैं फिर कहता हूँ आपसे, बार बार कह रहा हूँ,
नोट्स मंगवाने हैं तो ज़रूर बताना, नोट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।